अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। आज फरवरी 5 कश्मीर का आलमी दिन है। पाकिस्तान में यह दिन बहुत ही जोश से मनाया जाता है, लेकिन आलमी दिन से कश्मीर का मसला हल तो नहीं हो रहा। कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है, कोई नई तजावीज बातचीत करने की जरूरत है। भारत और पाकिस्तान का फिलहाल ताल्लुकात कुछ बहुत ही ज्यादा मुश्किलात में है। कॉम्पोजिट डायलॉग रुक गया है। इन सारे फ्रेमवर्क में, इस सारे बैकड्रॉप में कश्मीर आज कहां खड़ा है, इसी पे हम बात करेंगे। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। आज हमारे पहले मेहमान हैं, वी आर ऑनर टू हैव यासीन मलिक साहब, चेयरमैन हैं जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। आज आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, श्रीनगर से आप आए हुए हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं सैयद मुमताज आलम गिलानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर ह्यूमन राइट्स। और हमारे तीसरे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, ऑफ कोर्स अ वेल नोन पर्सन ऑन टेलीविजन। आप लोग तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और यासीन साहब, मौजूदा सूरत हाल, आप लोग मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन भी हुए, जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बॉयकॉट किया, आप लोग सब जेल में थे। उसके बाद मुंबई के वाकयात के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल कहते हैं लो पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं। इस सारी सिचुएशन में कश्मीरी अवाम और कश्मीरी लोग कहां खड़े हैं इस वक्त? जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ गए हैं, जो पिछले 4 साल से एक प्रोसेस शुरू हुआ था और जिस दोनों साइड के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, उस प्रोसेस को बहुत दचका लगा। तो जब तक ये प्रोसेस दोबारा जो इस वक्त डिरेल हो चुकी हैं, जब तक ये वापस अपनी इसमें नहीं आ पाएगा, इनके ताल्लुकात नहीं सुधरेंगे, सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट टिल दैट एनी काइंड ऑफ ए पॉजिटिव आउटकम। इसलिए कोशिश यही है इस वक्त, जो इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट के बयानात या जो बरतानिया के फॉरेन मिनिस्टर के बयान आए या यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के, सबों की इस वक्त कलेक्टिव एफर्ट ये है कि एक तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है उसको हम उस नॉर्मलाइजेशन पे लाए जहां पर ये चंद माह पहले थे, और उसके बाद जो है सबों का इस वक्त कलेक्टिव एफर्ट है कि मसले कश्मीर हल किए बगैर जो है यहाँ बड़े सगीर में अमन कायम नहीं हो सकता। ये जो अभी आपने जिक्र किया डेविड मिलिबैंड, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी बरतानिया के, इन सब के स्टेटमेंट्स पे नई दिल्ली का कुछ जरा परेशानी का अमल नजर आया, इसलिए कि भारत ये हमेशा यही चाहता है कि इस मसले को इंटरनेशनलाइज ना किया जाए, लेकिन आप समझते हैं कि इसको बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाना जरूरी हो गया है? देखिए, कश्मीर इशू हमेशा इंटरनेशनल राडार स्क्रीन पे था। अब किसी वक्त ये जिसको हम कहते हैं कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, पहले तो ओपन डिप्लोमेसी का जमाना था, उसके बाद कोई डिप्लोमेसी का जमाना है कि जो बातें वो मीडिया में करते थे वो प्राइवेटली उनको बोलते थे, पुश करते थे कि मसाइल को हल करने के लिए। पिछले 8-9 साल से कश्मीर के मसले पे कोई डिप्लोमेसी चल रही थी, कोई ओपन डिप्लोमेसी नहीं चल रही थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो कश्मीरी ने, कम से कम जो अगस्त के मूवमेंट में कश्मीरी ने जिस नई पुरअमन तहरीक का इनिशिएटिव ले लिया है, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मॉनिटर कर रही थी कि कश्मीरी लोगों ने किसी किस्म की वायलेंस को एनकरेज नहीं किया, हालांकि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, लेकिन उन्होंने तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया, और ये नई जनरेशन का एक पुरअमन इनकलाब था। और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, हालांकि अगर आप देखोगे उस वक्त हिंदुस्तान में जो कलमकार हैं उन्होंने भी लिख दिया कि कश्मीर के मसले को हल कर लेना चाहिए। इसलिए जो कश्मीरी लोगों ने ट्रांजिशन दिखाई फ्रॉम वायलेंट मूवमेंट टू नॉन वायलेंट मूवमेंट, इसके दुनिया में भी टेकर्स हैं, इसके हिंदुस्तान में भी टेकर्स हैं, और इसने दुनिया में एक सोच तब्दील की है कि कश्मीर के मसले को हम जितनी जल्द हल कर सकते हैं। अगर ये नॉन वायलेंट मूवमेंट डिलीवर कर पाता है तो जो दूसरी जगहों में स्पेशली द मुस्लिम मूवमेंट्स हैं, ये उनके लिए भी इंस्पायरेशन बन सकती है। कश्मीर जो है पुरअमन तहरीक का मॉडल उनके लिए भी इंस्पायरेशन बन सकती है। सो इट कैन हेल्प इंटरनेशनल कम्युनिटी टू शेप द वर्ल्ड पीसफुली।
गिलानी साहब, आप ऑफ कोर्स फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर ह्यूमन राइट्स। जब हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो एक जो मेरे बार बार ध्यान में आता है कि बैन अल-अक़वामी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फेलिंग अगर कोई रही है कश्मीर के हवाले से, वो ये कि हमने कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं उसको इस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पाए हम जिस तरह की शायद करना चाहिए था। आपकी हुकूमत इसके हवाले से कोई नया इनिशिएटिव लेने को तैयार है? बिकॉज ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो कश्मीर में कम हुई है, उसी तरह है मैस ग्रेव्स अभी भी निकल रहे हैं। इसके हवाले से आपका कोई लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? मैं सबसे पहले तो आपको, आज आप अपना अंग्रेजी चैनल शुरू कर रही हैं, उस पर मुबारकबाद है। पाकिस्तान में दूसरा अंग्रेजी चैनल होगा और हम इस चैनल के थ्रू इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ बड़ा करीब हो जाएंगे उसके। दूसरा, मुझे ये बड़ा फख्र है कि मैं यासीन मलिक साहब के साथ बैठा हूँ, जिनकी जिंदगी पूरी आज़ादी और जद्दोजहद के लिए बेपनाह कुर्बानियों से भरपूर है। जनरल तलत साहब के साथ बैठा हूँ, जिनको मैं अब एक अपना आइडियल समझता हूँ कि डिफेंस का, बल्कि मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी हर मसाइल पे इनकी जो राय होती है बड़ी नबी तुली और बड़ी एक सही सोच होती है, जिससे मैं कम अज कम होता हूँ। तीसरा, आप मॉडरेटर हैं, वंडरफुल मॉडरेटर। गुजारिश ये है कि अगस्त में हमें प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने बिफोर फॉर्मिंग दिस मिनिस्ट्री ये टास्क दिया था कि ह्यूमन राइट्स पे, भले वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कश्मीर में हो, भले वो गाजा में हो, भले वो गुआंतानामो बे में हो, भले वो हमारे डॉक्टर आफर सिद्दीकी टाइप के दोस्तों के साथ जो हो रहा है वहां पे, कि हम इस पे एक मौका अपना बनाएंगे। और इसके बाद यही बीबी शहीद की विजन था ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जितनी कश्मीर में हुई है वो एक बहुत पुरानी तारीख है, जितना पाकिस्तान पुराना है इतनी पुरानी तारीख वो है। अभी जैसे कि ये फरमा रहे थे कि ये बड़ी अच्छी अलामत है कि अगर कश्मीर के लोग, स्पेशली यूथ, नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने एजुकेशन किया और उन्होंने हिंदुस्तान से उबावर कराया कि कश्मीर जो है वो कश्मीर के लोगों का मसला है, कश्मीर जो है वो कश्मीरों की हक खुदरादियत का मसला है। हम इसमें अब ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री बनने के बाद, नवंबर के बाद, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, मैंने अभी पढ़ रहा था, नवंबर और दिसंबर में खासतौर पर वैली में कुछ 1767 केसेस है जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के, ओनली इन नवंबर। एट दैट टाइम इंडिया इलेक्शन में जा रहा था, या कश्मीर में इलेक्शन होने वाले थे या हो चुके होंगे, तो सारा डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं और जहां जहां भी होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास जाएं, हम यूएनए के पास जाएं, दुनिया की दूसरी बॉडीज के पास जाएं, ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम ह्यूमन राइट्स के वाकई अलमबरदार हैं, अगर हम वाकई इस शोबे पे से सिंसियर है और अगर आप वाकई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन को उसकी कामयाबी चाहते हैं, तो हमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हर जगह उजागर करनी होगी। इंशाल्लाह वेरी सून हम इस पर डॉक्यूमेंट्रीज, लिटरेचर और अपने डेलीगेशन के थ्रू इसको बाहर की दुनिया के सामने we'll be looking forward to seeing that, General Talat. इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई एम.के. नारायण साहब की, इन विच ही सेड कि इंडिया एंड पाकिस्तान बहुत करीब आ गए थे गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में, और मंबर के वाक़यात के बाद पूरा माहौल जो था वो सूरत हाल नहीं रही है जो गुज़िश्ता हुकूमत और फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के दौर में जो सूरत हाल थी। अनयूजुअल रिमार्क था ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, आप इसको किस नजर से देखेंगे? एक तो खैर उन्होंने ये कहा है कि ये जो रिमार्क्स थे, मेरे बयान जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है, जो कि हमेशा ये जो बयानात होते हैं उसके बारे में जी हाँ ये कहा जाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि काफी पेशरफ्त तो हुई थी एक किस्म की। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ में इतनी ज्यादा लचक आ गई कि पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई थी प्रेसिडेंट मुशर्रफ के जमाने में। कॉम्प्रोमाइज हो गई थी पाकिस्तान की पोजीशन एक तरीके से, इसलिए कि जिस तरीके से